हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कहानी शुरू किया जाए, है ना। अभी तक लेकर ये गिनकर तीसरा बार है जिसमें रिकॉर्डिंग गड़बड़ी आया है। तीसरा बार। 3 बार का रिकॉर्डिंग आपका आधा रिकॉर्डिंग हो चुका था, कभी 15 मिनट कभी 10 मिनट का हो चुका था। ये तीसरा बार है जो हम दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं। पढ़ाया हुआ चीज को अब दोबारा पढ़ाएंगे। हद हो चुकी है, मतलब सच में इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, है ना। हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। सर हम लोग कहानी करने वाले लेक्चर 7 में एपरेंट डेप्थ के बारे में। तो एपरेंट डेप्थ में क्या होगा सर, यहाँ पर एक होगा आपका ऑब्जर्वर होगा। क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एक रे जाएगा जो इसके सीधे आंख में जाएगा, और एक रे जाके डेविएट हो जाएगा। क्यों डेविएट हो रहा है सर? हम कह रहे हैं ये n2 है, ये n1 है, और n2 मेरा n1 से ज्यादा है। n2 मेरा n1 से ज्यादा है, मतलब n2 डेंसर, ये रेयर। तो डेंसर से क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब सुनना, अगर ये एंगल आई तो ये एंगल भी आई। सर अगर ये आई आई हो गया सर तो कुछ तो, अगर ये आई तो ये क्या होगा? आई। ठीक है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहां पर मेरा क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा बेटा? इमेज बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब समझना। अच्छा ये आई क्यों हो गया? आर। तो ये आर, तो ये क्या होगा? आर। अब आपको बताए थे हम, बताओ। 10 i बराबर, 10 i बराबर। अच्छा, जहां पर मछली है उसको बोल दो डी, जहां पर इमेज बना उसको बोल दो डी डैश। तो क्या आएगा? 10 i बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर में हो गया एक्स, तो क्या होगा? एक्स बाई डी। 10r क्या हो जाएगा? एक्स बाई डी डैश। आपको ये पहले पढ़ा चुके हैं हम कि अगर पैरा एक्सियल्स रे होता है, क्या होता है? पैरा एक्सियल्स रे होता है। तो पैरा एक्सियल्स रे में एंगल जो बनता है सर वो बहुत छोटा बनता है। तो अगर एंगल छोटा बनता है तो एंगल छोटा बनने की वजह से टेन थीटा साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो आइए, है ना। तो 10 i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन आई के, और ये आई के बराबर, ये हो जाएगा साइन आर के, और ये आर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताना। अगर यहां पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या था? n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, मेरी जान। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई किसके बराबर है? x बाई डी के बराबर। तो n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू x बाई डी, x बाई डी इंटू x बाई डी डैश। x x कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या निकल गया है यहाँ से? n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू डी डैश बाई डी। ये फॉर्मूला आपको सपना में याद होना चाहिए। डी डैश क्या है यहाँ पर? एपरेंट, एपरेंट डेप्थ है, और ये क्या है? एक्चुअल डेप्थ, है ना। डी डैश क्या है? एपरेंट डेप्थ। डी क्या है? एक्चुअल डेप्थ। अब ये कहानी को समझो, ये कहानी को समझो। एक्चुअल और एपरेंट डेप्थ को समझिए। समझ गए? इस फॉर्मूला को दिमाग में याद रखिएगा, इसी से भी हम एपरेंट हाइट निकाल देंगे। इसी फॉर्मूला से हम एपरेंट हाइट निकाल देंगे। अब एक सवाल करते हैं, इसी पर एक सवाल करवाते हैं, ठीक है। देखना कैसे निकलेगा एपरेंट हाइट। कोई 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 रॉकेट साइंस नहीं बाबू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही केस में दोनों काम हो जाएगा। देखो कैसे। अब एक सवाल लेते हैं, सवाल देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम्हारा एक बर्ड है, यहाँ पर एक बर्ड है, और यहाँ पर वही फिश, तो नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर वही तुम्हारा फिश, ठीक है। मान लो फिश तुम्हारा नीचे है 24 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा ऊपर है 36 सेंटीमीटर। अब समझना, तुम अब देखना यहाँ पर ध्यान से। अब फिश देख रहा है बर्ड को, फिश देख रहा है बर्ड को, तो रे निकलेगा बर्ड से, रे निकलेगा बर्ड से। तो बताना, अगर इसको ये n1 को हम बोल देते हैं एयर, तो इसका हो जाएगा 1, और n2 बोल रहे हैं तुम्हारा 4/3 पानी, ठीक है। तो अब समझना, मेरा बात यहाँ पर गैर समझना। तो सर रे किससे निकल रहा है? इससे। जा रहा है इसमें, जा रहा है इसमें, निकल रहा है तुम्हारा बर्ड से, क्योंकि बाबू ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेगा तब ना ऑब्जर्वर की प्यारी प्यारी आंखों में जाएगा, तब ना ये दिखेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखना कि तुम बताओ फॉर्मूला क्या लिखे तुम अभी? सर n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू डी डैश बाई डी की है सर। सर n2 क्या है सर? जहां लाइट जाए, मतलब 4/3, और वो तो 1 ही है, गोली मार दो। सर डी डैश क्या है सर? निकालना है। सर डी क्या है? 36। डी क्या है? 36। ग्राउंड देखिए बेटा, डी क्या है? 36 है ना। अब 3 से काट दो तो कितना बार हो जाएगा? 12 बार में।
तो 12 4 था 48 सेंटीमीटर आपका डीरेस आ गया। मतलब कहीं पर मेरा इमेज यहां बनने वाला है, ये बनेगा इमेज जो है मेरा ग्राउंड से 48 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसके लिए 24 प्लस 48, इसके लिए ये 24 है बेटा, तो इसके लिए पूरा आ जाएगा। मतलब इसके एक्चुअल आंसर क्या आने वाला है, एक्चुअल आंसर 48 प्लस 24 तो आ जाएगा तुम्हारा 60, 68 10 70 70 और 72 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर। कोई दूसरा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो गया, इसी से काम हो गया। मेरा बात समझो पहले हम क्या कहना चाहते हैं। अगर यही सवाल उल्टा कर दे तो सोचिए, अगर यही सवाल उल्टा कर दे, सवाल ये बोल दे कि ठीक है आप ये बता दिए हमको अभी कि फिश के लिए बर्ड कहां है, तो आप बताना कि बर्ड के लिए फिश कहां है। सवाल समझो, अभी तुम क्या बताएं, फिश के लिए बर्ड कहां है, अब बताओ बर्ड के लिए फिश कहां है। बोलिए, सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। सोच लिए, आइए बुलवाते हैं, इस आंसर को मिटा रहे हैं, ठीक है। सवाल वही है, सवाल सेम है, बस उल्टा कर दो। अब बताना कि फिश के लिए बर्ड कहां है। तो लाइट निकलेगा अब इससे, लाइट निकलेगा इससे, इसके आंखों में जाएगा, इसके आंखों में जाएगा, है ना, क्योंकि बर्ड देख रहा है फिश को। वही पहला केस हो गया। अभी तुमको बताएं, अभी तुमको ये बताते हैं, अभी जो हम सवाल करवाए जस्ट इसके पहले उसमें लिख लेना भाई, जो सवाल कर उसमें लिख लेना कि उसके लिए बर्ड ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जर्वर था। अब हो जाए वही केस में, अब यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। बर्ड क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वर है। तो बर्ड अगर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बता फॉर्मूला, अरे एक ही फॉर्मूला सब काम हो जाएगा, n2 by n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाई d। तो हमको बताइएगा सर d डैश बाई d, n2 कहां, जहां लाइट जाए, तो ये ऑब्जेक्ट है, लाइट जा रहा है एयर में, तो 1/4/3 इज इक्वल्स टू डैश निकालना है, d मेरा अब कितना होगा, अब मेरा 24 होगा, अब मेरा 24 होगा, भेज दो इधर। तो 24 इंटू 3/4 इज इक्वल टू डी डैश, काट दीजिए सर, 4 से मेरा चल जाएगा ये कितना बार में, 6 टाइम्स में, तो 6 इंटू 18 सेंटीमीटर अब आ गया मेरा डी डैश। मतलब क्या हो गया, ये डी डैश क्या है सर, एपरर। अब क्या होगा, आए आए आए, मतलब ये इमेज जो इसका इमेज बन रहा है वो कहीं यहां बनेगा, मतलब 18 सेंटीमीटर में, खत्म। तो दोनों केस आपको अच्छा है समझ आया होगा, ये मेरा उम्मीद है। एक बार दोबारा देखना इस लेक्चर को, इस पार्टिकुलर पॉइंट को ना दोबारा देखिएगा, जो भी कर्मा है। आइए एक जेई का सवाल करवाते हैं, है ना, इसी पर देख लो। अभी हम लोग क्या पढ़े वो सुनो, सब कोई माइंड को क्लियर कर लो, ठीक है। सुनो, अभी हम क्या की एपरेंट डेप्थ का कहानी देखें। एपरेंट डेप्थ का जब हम लोग प्रूफ करवाएं, आराम सुनना, दोबारा हम कह रहे हैं ना, पहले पेन कॉपी सब छोड़ दो, दिमाग को शांत करो, सुनो बस। अभी जो हम कहानी सुनाए, उस कहानी में ये था कि बर्ड देख रहा था फिश को, बर्ड देख रहा था फिश को। तो जब फिश को देख रहा था, फिश से रे निकल रहा था, तो फिश से रे निकल रहा था, फिश का इमेज ऊपर बन रहा था, फिश का इमेज ऊपर बन रहा था, ठीक है। जो इमेज बन रहा था उसको बोलिए डी डैश, जो जहां था दैट इज डी, तो एक्चुअल डेप्थ इज डी, एपरेंट डेप्थ इज डी डैश। यहां तक क्लियर है, ठीक है। जब बर्ड देख रहा था फिश को सर, तो दो एक हुआ, एक आपका आया डी एक्चुअल, एक आया आपका डी डैश। जब हम लोग प्रूफ किए तो हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोचेशन लगाए थे, tan i को sin i माने थे और tan r को sin r माने थे। जब प्रूफ किया तो मेरा फॉर्मूला जो आया था वो आया था n2 by n1 is equals to d dash by dd, n2 by n1 is equals to d dash by d, दिमाग में याद होना चाहिए, n2 by n1 is equal to d dash by d। n2 वो मीडियम होता है जहां पर लाइट जाए, n1 वो मीडियम जहां से लाइट आए, ऐसा आपको कॉपी में होना चाहिए। n2 वो मीडियम जहां पर लाइट जाए, n1 वो मीडियम जहां से लाइट आए, खत्म, रखिएगा, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। अब आते हैं एपरेंट हाइट का। एपरेंट हाइट मतलब ये होता है सर, इस बार जो ऑब्जर्वर है वो फिश है, ऑब्जेक्ट है बर्ड है। तो जब ऑब्जर्वर फिश है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बर्ड है, तो अब लाइट निकलेगा ऊपर से, तो समझना। तो अब जो होता है सर, इमेज जो बनता है ना बर्ड का, वो ऊपर बनता है। देखो अगर मान लो बर्ड यहाँ है एक्चुअल में, तो अब बनेगा यहाँ पर। फिश में क्या था, फिश यहाँ सब में शिफ्ट ऊपर ही हो रहा है ना, अगर फिश नीचे, फिश ऊपर आ जा रहा है, बर्ड इतना तो बर्ड ऊपर चल जा रहा है, समझना इतना बस, दिमाग में इतना याद रखना, जो भी बनना है वो ऊपर ही बनना है। ग्राउंड लेवल से जब देखते हैं सर, तो बर्ड का ज्यादा आता है, फिश का कम आता है, क्योंकि फिश जहां एक्चुअल में था उससे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बर्ड जाएगा उससे और ऊपर चल जाता है। बात को बार बार रिकॉल करो दिमाग में। आगे
फर्दर उसने क्या किया सर, हम लोग पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे निकाल दिए कि बर्ड कितना ऊपर जाएगा और फिश जरा नीचे था जोड़ दिए उसको, खत्म, सिंपल है सिंपल। आइए इस पर एक और सवाल करते हैं हम लोग, जो हम ये बच्चों वाला सवाल था, ये सवाल कराने वाले हम नहीं है। अब आते हैं मिक्स करेंगे अब हम, ठीक है, जेई का पीआई कराने वाले हैं, जेई का है ना। सुनो सवाल कुछ इस प्रकार था, ठीक है, इस प्रकार को सवाल था, ये आपका एक मिरर है, कॉनकेव मिरर के साथ ये एक मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। सर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल रखा हुआ है आपका इससे 10 सेंटीमीटर में, ये आपका जो है ये है 45 सेंटीमीटर और इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है फाइंड द फाइनल इमेज, कहां पर फाइनल इमेज बनेगा, सवाल जेई का है, सवाल जेई का है। आइए कोई बात नहीं, सुनिए, देखिए पहले बात समझिए, रे किससे निकलेगा, ऑब्जेक्ट से, रे निकला। सर क्या ये भूल जाओ इसको, क्या ये ग्लास एक एक आ गया ना आपका मीडियम चेंज, ग्लास ले बोलते जाता मीडियम चेंज, ये मीडियम 1 ये मीडियम 1.5, मीडियम चेंज मतलब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा चुपचाप लगा तो फॉर्मूला n2 by n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाई d। क्या d पता है, क्या d पता है, हाँ सर। क्या n2 पता है, जहां पर लाइट जाए मतलब 1.5, जहां से लाइट आए मतलब 1 इज इक्वल्स टू d डैश, d कितना लेंगे, d कितना लेंगे 10, d कितना लेंगे 10, यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो d जब 10 लोगे सर ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15, yes। 15 मेरा आ गया ds, तो 15 जब आया मतलब कि जब रे यहां पर घुसा होगा तो ये इसको शिफ्ट किया होगा ऑब्जेक्ट को, कितना 15 सेंटीमीटर, 5 पीछे कर दिया, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, दिमाग लगाइए, होना भी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा केस से रिलेट करे, कौन सा केस, समझ जाओ, थोड़ा समझदारी बनाओ। अगर सर ये हम लोग पहला केस में जाते हैं कि फिश, अगर बर्ड फिश को देख रहा होता तो ये आगे जाता, तो ये पीछे जा रहा है, मतलब इसमें ऑब्जर्वर कौन है, फिश, ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड, वेरी गुड। इस तरह से रिलेट करो ना भाई, इतना हार्ड मत बनाओ ना इसको। चलो वो निकाल लिया ना यार 15, चलो पीछे जा रहा है, अब आगे सुनो, आगे आगे फर्दर। तो अब सर जो लाइट जाएगा वो यहां पर रिफ्लेक्शन करेगा, तो रिफ्लेक्शन करेगा तो यू बताओ सर, यू कितना आएगा 45 प्लस 15 -60, फोकस कितना आएगा -20, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, v निकालो, uf अपॉन u माइनस एफ, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -60 इंटू -20 अपॉन -60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, कर लो बेटा यहाँ पर, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो 60 इंटू 20 अपॉन -40, ठीक है, कितना आ गया -30। अच्छा मतलब कहीं यहां पर मेरा आएगा -30। सर अब जब इससे रे बाहर जाएगा तो दोबारा मीडियम चेंज, दोबारा रिफ्रैक्शन, दोबारा रिफ्रैक्शन। भाई साहब बार बार दिमाग में लाइए, इस तरह से कीजिएगा तब ना होगा। देखिए पहले एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मिरर आ गया, रिफ्लेक्शन हुआ, तो अब लाइट दोबारा बाहर जाएगा ना, इससे लाइट दोबारा बाहर जाएगा ना, तो मीडियम चेंज, मीडियम चेंज मतलब क्या, रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज मतलब क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। अब समझना 30 में बना तो ये कितना बचा 15, कितना बचा 15, खत्म। लास्ट स्टेप कर लेते हैं फटाक से हम लोग, है ना। तो n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाई d, n2 कितना जहां पर लाइट जाए विच इज 1, n1 जहां से लाइट आई विच इज 1.5 इज इक्वल्स टू d डैश नहीं पता, d कितना 15, भेज दो इसको इधर, इधर कितना आ गया d डैश 10, कितना आ गया 10, और ये मेरा है आंसर, फाइनल आंसर, कितना फाइनल आंसर 10, फाइनल कितना है बाबू 10। है कि नहीं बाबू कोई दिक्कत है अभी तक, मेरे ख्याल से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सिंपल बात समझो कि सर कहाँ है 10 आया तो कहीं यहाँ पर बनेगा ना यार, ये 10 है ना, 5 शिफ्ट कर दिया इधर, बस सीधा बात है। तो दिमाग लगाओ यार, कुछ नहीं, इस तरह का सवाल है कर लोगे ना, जेई का पूछा हुआ सवाल है और मेरे ख्याल से इजी सवाल था, बस खाली दिमाग आना चाहिए। मीडियम चेंज
रिफ्रैक्शन, मिरर, रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज, रिफ्रैक्शन, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हेड डालिएगा हेडिंग डालिएगा शिफ्ट ग्लास स्लैब। हेडिंग डालिएगा शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। हेडिंग डालिएगा शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। स्लैब से शिफ्ट देखना है सर, स्लैब से शिफ्ट देखना है। आइए सर, ये आपका एक स्लैब है, यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट, डालिए। ठीक है, समझना, ये दो शिफ्ट करता है, एक यहां और एक यहां। सर इसको यहां से लीजिएगा डी डबल डैश, ये आपका थिकनेस ऑफ स्लैब हो गया, ये आपका डी डैश हो गया, और ऑब्जेक्ट आपका एक्स में रखा हुआ है। ठीक है, आपका ये हो गया म्यू ऑफ स्लैब और ये हो गया म्यू ऑफ सराउंड, है ना। दोबारा देखना, रे आया पुछ पुचक, एक बार यहां शिफ्ट करेगा, एक बार यहां शिफ्ट करेगा, जो यहां से डी डबल डैश बोल दिए और इसको हम डी डैश बोल दिए। तो एक्चुअल शिफ्ट जो हुआ आपका, एक्चुअल शिफ्ट कितना हुआ है, ध्यान समझना। एक्चुअल शिफ्ट जो है सर, ये ऑब्जेक्ट यहां जो फाइनल में जो ये ना हुआ आपका एक्चुअल शिफ्ट, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये शिफ्ट निकालना है। अब कैसे निकलेगा वो सुनना। तुम पहले हमको बताओ, अगर यहां पर लगाना चाहोगे तो n2/n1 लगाओ पहले, फर्स्ट टाइम लगाओ n2/n1। तो n2 क्या है इस बार, म्यू ऑफ स्लैब अपॉन n1 क्या है, म्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू, अब सुनना, म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, इसको क्या बोले हम डी डैश, इसको बोले डी डबल डैश, उसको बोले हैं एक्स। तो म्यू एफ स्लैब और म्यू सराउंडिंग क्या आ जाएगा सर, यहां पर डी डैश अपॉन एक्स, डी डैश अपॉन एक्स। बेटा ये क्या था उसका एक्चुअल, ये क्या है एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, तो वही तो किए वहां पे, एपरेंट अपॉन एक्चुअल। ये पहला चीज हो गया। अच्छा दूसरा, एक बार लगेगा, एक बार और लगेगा, क्योंकि एक बार और मीडियम चेंज कर रहा है ना, एक बार और मीडियम चेंज कर रहा है, दो बार लगाना पड़ेगा सर। तो दूसरा बार लगाओगे तो इस बार n2 क्या है, म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। इस बार एक्चुअल तुम्हारा क्या है सर, ध्यान से देखना, इस बार एक्चुअल क्या है, बच्चे यहीं पर कभी डी डबल डैश सही है, इस बार एक्चुअल क्या है वो देख के बताना हमको। सर आपका एपरेंट तो डी डबल डैश है, ये वाला आपका एपरेंट है मान लिए हम, ये आपका एपरेंट है, ये एक्चुअल क्या था वो हमको बता दीजिए बस। यहां से लेना है आपको ना, तो एक टी आएगा और एक एक्स आएगा, अरे एक्स ना, एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर, एक मिनट कुछ जल्दी क्या, ओह सॉरी सॉरी, ये आपका है ना इमेज, तो टी प्लस डी ना, डी प्लस टी, डी प्लस टी। दोबारा सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुनो। सर यहां ऑब्जेक्ट था, रे गया, एक बार ये इमेज बना, एक बार ये इमेज बना, ये आपका फाइनल है ना। जब यहां से रे गया तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां से रे यहां गया, दूसरा बार रिफ्रैक्शन, यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दो बार यहां पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो अब समझना यहां पर ध्यान से, तो सर दो बार अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दो बार स्नेल्स लॉ लग रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दो बार शिफ्ट भी करेगा क्योंकि ग्लास स्लैब है, क्योंकि ग्लास स्लैब है, और मीडियम चेंज होगा तो आपका स्टिफनेस होता ही होता है। अब समझना यहां पर ध्यान से, कोई है क्या, नहीं। अब समझना, जब ये आपका एक्चुअल को माने हैं हम एक्स, सर जहां पर बन रहा है पहला रिफ्रैक्शन से दैट इज डी डैश, जहां पर बन रहा है दूसरा रिफ्रैक्शन से डी डबल डैश। आगे थिकनेस ऑफ स्लैब आपका टी दिया हुआ है। आगे सर जब पहला हुआ सर, जब पहला हुआ उसके लिए एक्चुअल था एक्स और एपरेंट था डी डैश, तो डी डैश अपॉन एक्स, और n2 क्या था स्लैब का और n1 था सराउंडिंग का। ठीक है, और सेकेंड केस में सराउंडिंग आपका बन गया n2, स्लैब बन गया आपका n1, ये आपका हो गया एपरेंट, ये हो गया आपका एक्चुअल। क्योंकि एक्चुअल मतलब क्या, इसका सम और इसका सम, क्योंकि जो पहला रिफ्रैक्शन होके जो बना आपका इमेज वन, ये इसके लिए बन गया, दोबारा के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। खत्म, सिंपल है, बहुत अच्छा है ना, खत्म। अब जब हमको शिफ्ट निकालना पड़े, एक्चुअल शिफ्ट कितना हुआ जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका आता है टी 1 - म्यू ऑफ स्लैब, म्यू ऑफ सराउंडिंग, सॉरी म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, सीधा। अब ये कैसे आएगा, कैसे आएगा देखो जरा, तुम लोग बताओ, तुमको निकालना ये है ना, तो जब तुमको वो निकालना है
तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। है ना? तो क्या माइनस करना पड़ेगा? x प्लस टी। अगर शिफ्ट निकालना, एक्चुअल शिफ्ट क्या हो रहा है सर? x प्लस टी, x प्लस टी, ये शिफ्ट है आपका, ये इतना, ठीक है। तो x प्लस टी में अगर हम d डबल डैश माइनस कर दें तो मेरा शिफ्ट आ जाएगा। तो यहां से निकालना d डबल डैश, d डैश को यहां पुट कर देना, यहां निकाल के ये आपका फॉर्मूला आ जाता है t 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग ओवर म्यू ऑफ स्लैब। डेरिवेशन का पूछता नहीं बेटा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? t 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, t 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। याद रहेगा? चलिए इस पर एक सवाल करते हैं, इस पर एक सवाल किया जाए। सवाल देखना, सवाल ये कह रहा है, दो सवाल एक साथ करवाने वाले हैं, है ना, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। और जेई लिखा हुआ है तो जेई का सवाल करवाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1.5। चलो और एक सवाल, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम मेरा खराब है, हमको ये चीज पता है, तो डायग्राम पे मत जाना। 15, 20 और ये 30, खत्म। ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 10, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ज्यादा सोचिएगा मत, पहले मुझे करने दीजिएगा। दोनों सवाल है ना, एक साथ हम रख दिए पैरेलल पे। एक क्या है मल्टीपल स्लैब और एक क्या सिंगल स्लैब। सिंगल स्लैब में शिफ्ट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? सिंगल स्लैब में शिफ्ट निकालना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है? 1। म्यू ऑफ स्लैब कितना है? म्यू ऑफ स्लैब कितना है? 1.5, ठीक है। थिकनेस कितना दिया हुआ है? 30। तो 1 माइनस ये क्या होता है? 3/2, 3/2 कुछ नहीं मतलब 1। इतना बेसिक से हमको मैथ कराना पड़ रहा है आप लोगों को। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर का मेरा शिफ्ट आ गया। ये 10 शिफ्ट करेगा, इसमें आइए सर, ये तो बच्चों का सवाल था ना, इसमें आइए सर। इसका शिफ्ट निकालिए, इसका शिफ्ट 1, इसका शिफ्ट 2, इसका शिफ्ट 3, है ना। तो नेट शिफ्ट कितना आएगा? शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3। इसमें थोड़ा और खेलना है हमको, इसको मिटा के इसमें खेलेंगे। शिफ्ट 1 निकालने के लिए वही थिकनेस कितना दिया हुआ है इसका? 15। 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग तो 1 ही है, म्यू ऑफ स्लैब इज 1.5, तो मतलब कि यहाँ आ जाएगा मेरा 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे, कुछ नहीं मतलब 1। तो 15/3 विच इज 5। ये 5 शिफ्ट किया, ये S2 इज इक्वल्स टू इसका स्लैब कितना है? 2, है ना। तो थिकनेस कितना? 20। तो 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इज 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ माइनस 1 माइनस हाफ इज माइनस, तो वही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मत लीजिएगा। इसमें आइए तो इसका 30 ये सॉल्व किया था ना अभी, 31.5, इसको शिफ्ट निकाल दिया हम लोग, शिफ्ट 3 कितना आया? 10। अब वो निकालना है नेट, तो जोड़ दो। 1 कितना किया? 5 प्लस 10 प्लस 10, तो नेट कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल बच्चा लोग का यहाँ पर ये उठता है कि सर जी आप हमको ये बताइए, क्या यहाँ पर जो स्लैब के बीच में दूरी दिया हुआ है, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। क्या स्लैब के बीच में जो दूरी दिया हुआ, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब जो जो जरूरी बात है तो लिखना पड़ेगा। जो जरूरी बात है वो तो लिखना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइड हम लिख रहे हैं अभी इस पेज में, सब इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप देखिए अभी, ठीक है। हमको पता है कितना जल्दी आप लोग को आने वाला नहीं है। तो सर शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो था टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, था ना बेटा? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ओनली व्हेन सराउंडिंग सेम रहना चाहिए ना, सराउंडिंग क्या रहना चाहिए? सेम। अगर यहां एयर तो यहां भी एयर होना चाहिए ना, तब ना। म्यू ऑफ सराउंडिंग को म्यू ऑफ स्लैब मान के थे हम लोग। अगर मान लो यहां मीडियम चेंज कर दिए तो फिर गड़बड़ है, उसका आगे सवाल देखा जाएगा।
उसके बाद सर इंडिपेंडेंट, अगर हम यहां केस ले ले किसका, मल्टीपल स्लैब का, मल्टीपल स्लैब का केस ले ले, तो याद रखिएगा वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, लिख दिया सेपरेशन बिटवीन द स्लैब। दूसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सर ये दो स्लैब के बीच के दूरी के कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे से कोई रिश्ता नाता इसका नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। सॉरी बेटा, तबीयत कुछ एकदम सही नहीं है। आइए यहां हो गया, तो इससे हम क्या समझे कि अगर हम आपको ऐसा सवाल दे दें, सुनिएगा, अगर हम आपको इस तरह का सवाल दे दें, ये दे ही नहीं और ये सब सेम दे दें, कोई फर्क पड़ेगा, आंसर अभी भी वही आने वाला है, 25। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। समझना, अब बताते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ओबीएस मतलब क्या है, ऑब्जर्वर, आर इन डिफरेंट मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तब मान लीजिए कुछ तरह का डायग्राम बना के दे आपको, एक काम करते हैं, सिंपल डायग्राम बना देते हैं, हो जाएगा इतना में। इसको बोल दीजिए n1, इसको बोल दीजिए t1, इसको बोल दीजिए n2, इसको बोल दीजिए t2। वैसे एक यहाँ बना दीजिए, यहाँ पर आपका रख दीजिए ऑब्जर्वर को, इसको बोल दीजिए t0, t0 मतलब ऑब्जर्वर का, और इस मीडियम को बोल दीजिए आप क्या, n0। अब सुनना, यहाँ पर आपको निकालने बोलेगा d, d क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनने वाला है, ऐसा अगर कुछ दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सुना है ध्यान से। फॉर्मूला डी का आता है, वो आता है एन नॉट, क्या आएगा, एन नॉट टी वन बाई एन वन प्लस टी टू बाई एन टू एंड सो ऑन टी नॉट बाई एन नॉट, खत्म। इस तरह का फॉर्मूला को याद होना चाहिए, टी वन बाई एन वन, टी टू बाई एन टू, सम करते चलो, और उसके बाद लास्ट में टी नॉट बाई एन नॉट, टी नॉट बाई एन नॉट। एक सवाल करवा देंगे इस पे, एक सवाल इस पे करवा दिया जाए, ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सुनना सवाल, यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, इसको तुम बोल दो T1, ठीक है, और इसका मीडियम कितना दिया हुआ है सवाल में, अच्छा T1 दिया हुआ है, रुको सवाल देखने दो एक बार। हाँ, इसका थिकनेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है 1.5, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 1.2, और ऑब्जर्वर जो है वो एकदम चिपका हुआ है, मतलब उसमें चिपका हुआ है, ठीक है। चलो फॉर्मूला बताओ, D इज इक्वल्स टू एन नॉट T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 सो ऑन T0 बाई N0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सर अगर ऑब्जर्वर एकदम चिपका हुआ है, पर बताओ कि ऑब्जर्वर के लिए N0 कितना 1, T0 कितना हो जाएगा 0, अभी चिपका हुआ है ही कहां, सॉरी D0 बोल, T0 ऑब्जर्वर एक और थिकनेस है ही नहीं, खत्म करो, N0 कितना रख दो 1 रख दो, तो D निकालो, N0 कितना रख दो 1 रख दो, T1 कितना आएगा 15, 15 बाई 1.5 प्लस T2 कितना आएगा 20 बाई 2, 20 बाई 2 प्लस T3 कितना आएगा 24 बटे 1.2। अब ये आएगा ही नहीं,
क्योंकि टी नॉट 0 है, 1/0 कुछ होता ही नहीं है, खत्म। चलो सॉल्व कर लेना इसको, डी आ जाएगा। अरे कर लोगे ना, फालतू सवाल है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत? आइए सर, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? अब पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट। क्या करने वाले हम लोग आज? अभी जस्ट, दैट इज lateral shift from slab। lateral shift from a slab। आइए सर, lateral shift from a slab देखना है आपको, तो सबसे पहले ये समझ लेना, अगर एक ग्लास स्लैब है यहाँ पे, हम ये lateral shift होने वाला है, इसका थिकनेस मान लो क्या, टी। रे ऐसे आएगा, यहां पर आपका नॉर्मल बनता हुआ दिखेगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। शिफ्ट जो होता है लेटरल शिफ्ट, जाना चाहिए था ऐसे, गया ऐसे, दिस इज योर लेटरल शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। अब यहां पर समझना, खाली खेला समझना, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना आएगा? आई माइनस आर, है ना? आई माइनस आर, ये पूरा आई होना चाहिए था ना यार, ये आर बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? आई माइनस आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब समझिएगा सर, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। आपको निकालना क्या है? ये शिफ्ट निकालना है ना। अगर हम शिफ्ट यहां बताएं, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दें, तो ये भी क्या रहेगा मेरा? ऐसे ही रहेगा ना। ये पता करना है ना हमको, अरे ये पता करना है ना। अच्छा, लेटरल शिफ्ट जो होता है ना, ये एस, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कहां से कहां, कहां से कहां? रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच। कहां से कहां सर? रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड लिखने वाले थे, रिफ्लेक्टेड लिख दिए। रिफ्रैक्टेड तुम्हारा और इंसिडेंट रे के बीच का कहानी है। रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, दैट इज शिफ्ट, दैट इज शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट। निकालना कैसे? पहले बताओ, ये यहां पर 90 बना रहा है, तुमको ये चाहिए, ये पहले बताओ हमको, ये क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं सर, सेक आर, सेक आर थिकनेस, सेक। अच्छा, कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक आर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां आ जाएगा मेरा बेस कितना है? मेरा थिकनेस है ना, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस जो हमको चाहिए, उसको एच मान लो। तो मेरा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? टी सेक आर। ये कितना आ गया? टी सेक आर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां लगाओ, साइन लगाओ यहां पर, साइन आई माइनस आर, परपेंडिकुलर अपन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर मेरा शिफ्ट हो गया और बेस मेरा टी सेक आर हो गया। तो शिफ्ट कितना आ गया मेरा? साइन आई माइनस आर इंटू टी सेक आर। खत्म। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेटरल शिफ्ट जो आता है वो आता है साइन आई माइनस आर इंटू टी सेक आर। साइन आई माइनस आर इंटू टी सेक आर, ये क्या है? लेटरल शिफ्ट। और वो क्या था? ट्रांसवर्स शिफ्ट जिसको कह सकते हैं हम लोग, या शिफ्ट डाउन कहते हैं उसको। तो वो जो शिफ्ट था, उसका फॉर्मूला क्या आया था बेटा? शिफ्ट इक्वल टी माइनस टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। इस तरह से आपको सवाल आना चाहिए। तो आज हम लोग स्लैब का कहानी खत्म कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग को, वो होगा टी आई आर के और क्रिटिकल एंगल, आपका ऑप्टिकल फाइबर, ये सब पढ़ने वाले। बेटा देखो, आज हम ये सब करवा देते हैं, क्योंकि 1 घंटा का रिकॉर्डिंग होता, आराम से हो जाता। इतना पनौती लगाया आज। सुबह हम 7 बजे आए थे, सुबह 7 बजे, अभी बज रहा है आपका 12-11 हो रहा है। बस अब इमेजिन कर कितना हम परेशान हुए। ठीक है, हो ही नहीं रहा था। कभी ये लैपटॉप से कर रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है ना, ओबीएस पूरा लैग कर रहा है, धम भर लैग किया ओबीएस आज, है ना। मोबाइल से के 3 बार रिकॉर्डिंग बंद हो गया है, अब ये चौथा बार में सही हुआ। बस यही दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। चलिए खैर, बाय, टेक केयर।